हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये वीडियो आपका पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा टॉपिक ये कवर नहीं किया जा सकता। तो आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले इंटरनेट तो होता नहीं था। अब तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी घटनाएँ घट रही हैं, उसको हम वेब आर्काइव में सेव कर लिया जाता है और बाद में कभी भी देखा जा सकता है। लेकिन पहले इंटरनेट तो था नहीं, तो कौन कौन से स्रोत के माध्यम से हम अपने जो भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसका पता हमने आखिर लगाया कैसे। तो ये इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो इतना पुराना है, तो उसके सोर्स क्या हैं, उसको हमने पता कैसे लगाया। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में यहाँ पे या तो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से पता लगता है। दूसरा होता है पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा होता है विदेशी यात्रा विवरण, यानी विदेश से कई लोग भारत आए थे तो उन्होंने भारत के बारे में लिखा था, तो वहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि प्राचीन भारत में आखिरकार हुआ क्या था। देखिए, एक तो साहित्यिक साक्ष्य होता है, पुरातात्विक साक्ष्य होता है, तथा विदेशी यात्रा विवरण होता है। तो साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक है, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं। इन सब में जो हमारे प्राचीन भारत का वर्णन हुआ है, वहाँ से हम पता लगाते हैं कि आखिर प्राचीन भारत में हमारे क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में आपका ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाएगा, जीवनी आ जाएगा, गल्प साहित्य ग्रंथ आ जाएगा, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। अगला है विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण में देखिए, यूनानी रोमन लेखक यहाँ जो आए थे उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं। दूसरा चीनी लेखक हैं, अरबी लेखक हैं, और पुरातात्विक साक्ष्य भी यहाँ पे हो जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे अभिलेख, मुद्राएँ, स्मारक, भवन, चित्रकला, मूर्तियाँ जो मिलती हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में देखिए, इसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। तो टीले यहाँ पे देखिए, धरती के सतह के जो कुछ उभरे हुए भाग होते हैं जिनमें पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं, तो उन्हें हम टीले कहते हैं। और अधिकांश जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो टीलों की खुदाई से ही प्राप्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है प्राचीन टीलों या स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। और पुरातत्व विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो प्राचीन टीलों, स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं और कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। इसको ध्यान रखना है। इसमें पुरातत्व विज्ञान को आर्कियोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, कभी कभी आर्कियोलॉजी डायरेक्ट लिख देता है, तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। अगला है दक्षिण भारत में कुछ लोग मृत व्यक्ति के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इनके ऊपर घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे या फिर खड़े कर दिए जाते थे। तो ऐसे स्मारकों को महापाषाण कहते हैं। तो महापाषाण क्या है? मृत व्यक्ति के साथ जो दक्षिण भारत में कुछ लोग औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे उसको, और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर खड़े कर जाते हैं, तो ऐसे स्मारकों को हम महापाषाण कहते हैं। अगला है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है कि कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व था। तो देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो है एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग प्राचीन वस्तुओं, जीवाश्मों और पुरातात्विक अवशेषों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, निर्धारित इसको आयु कैसे किया जाता है इसका। तो देखिए, जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जो सभी जीवित प्राणी हैं और पौधे हैं, वो जो है वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं, जिसमें C14 भी मौजूद होता है। और उसके बाद जीव जब मर जाता है तो C14 क्षयित होकर धीरे धीरे नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है। और जैसे जब जीव मर जाएगा तो वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर देगा
और ये जो C14 की मात्रा उसके अंदर होती है, ये धीरे धीरे जो है नाइट्रोजन 14 में बदलने लगता है। लेकिन नमूने में जो बचा हुआ C14 की मात्रा है, उसको माप कर वैज्ञानिक जो है उसके आयु का, जो जीव के आयु का निर्धारण करते हैं। तो यही है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि वैज्ञानिक तकनीक है, इसका उपयोग वस्तुओं, जीवाश्मों और पदार्थविक अवशेषों को आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब अगला है सिक्के। तो देखिए, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की होती थी। जिन सिक्कों पर केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी और उन पर कोई लेख नहीं होता था, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग इधर है। जिन सिक्कों पर केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन पर कोई लेख नहीं होता था, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। सिक्कों पर लेख व तिथियाँ उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। और अगला पॉइंट है, अब भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्य उत्तर काल में मिलते हैं, यानी मौर्योत्तर काल में भारत में सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। अगला पॉइंट है, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किया था। और सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। अब है अभिलेख। तो अभिलेख के अध्ययन को हम लोग पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है मध्य एशिया में बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। अगला है, अभिलेख व दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। तो अभिलेख व जो पुराने दस्तावेज होते हैं उनके प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। अगला है, संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं। यह भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखी हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, यह मेष चर्म व काष्ठ फलकों पर लिखी हैं। तो देखिए, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं। पांडुलिपियाँ ज़्यादा कुछ नहीं, बस हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं, इन्हीं को हम पांडुलिपियाँ कहते हैं। और ये भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखी हैं। संस्कृत में जो पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, वहाँ मेष चर्म व काष्ठ फलकों पर लिखी हैं। तो पांडुलिपियाँ बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, जो हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं उन्हीं को पांडुलिपियाँ कहते हैं। अगला है, अब है अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। तो अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ आप जानते हैं, किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो अभिलेखों में किस लिपि में लिखी गई थी, तो अभिलेखों में हमको 3 लिपियाँ देखने को मिलती हैं। ब्राह्मणी लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा है यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि। ब्राह्मणी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये जो ब्राह्मणी लिपि है, ये जो मौर्य सम्राट अशोक थे, उनका जो ब्राह्मणी लिपि है, जो मौर्य सम्राट अशोक थे, उनके अधिकतर शिलालेख इसी लिपि में देखने को मिलते हैं। और ये है यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि। पाकिस्तान व अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो अब अगला पॉइंट है, उदयगिरि से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियां के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। तो भारत का अगर आएगा कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, शक, क्षत्रप, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। और ये अभिलेख अभी तक पढ़े जा सकें क्योंकि ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब है कि किसी
चीज़ को चित्रों के माध्यम से दर्शाना। तो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, इसलिए ये अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं जो हड़प्पा संस्कृति के मूलों पर मिलते हैं। ये जो हड़प्पा संस्कृति के मूलों पर मिलते हैं ये 2500 ईसा पूर्व के हैं। अब प्रमुख अभिलेख व शासक, ये आपको प्रमुख अभिलेख व शासक हैं। ऐसे अभिलेख यहाँ शासक, तो ये थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट है तो इसको मैंने लिख लिया है यहाँ पे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश और खारवेल, और जूनागढ़ में रुद्रदामन के बारे में पता चलता है। प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त, ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज, और देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन। तो ये ध्यान रखना है। प्रमुख पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान, तो यहाँ पे देखिए महरौली स्तंभ लेख, ये महरौली दिल्ली में पड़ता है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समय है गुप्तकालीन। अगला है प्रयाग प्रशस्ति जो कि प्रयागराज में पड़ता है, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं समुद्रगुप्त, ये भी गुप्तकालीन। अगला है बौद्ध स्तंभ लेख जो कि भरहुत में है, इसमें राजा वासुदेव से संबंधित व्यक्ति हैं, ये शुंगकालीन है। और अगला है मथुरा स्तंभ लेख जो मथुरा में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित व्यक्ति हैं, ये गुप्तकालीन है। अगला है बिहार स्तंभ लेख, ये बिहार शरीफ पटना में पड़ता है, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं स्कंदगुप्त, ये भी गुप्तकालीन है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी ये हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, साहित्यिक स्रोत पढ़ना है। अभी से पुरातात्विक साक्ष्य मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।